वेलकम टू लर्न ईज अकेडमी। मैं हूं हर्ष और आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज में आज हम पहला चैप्टर देखेंगे जो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं इस चैप्टर का कि आखिर हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, मैनेजमेंट की आखिर ज़रूरत कहाँ कहाँ पे पड़ती है और मैनेजमेंट अगर नहीं होगा तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। उसके बाद हम देखेंगे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट की मैनेजमेंट आखिर होता क्या है। फिर हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की मैनेजमेंट क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है। फिर देखेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की, एक मैनेजमेंट में क्या क्या लेवल्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की, एक मैनेजमेंट का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे अपन उसको। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट की मैनेजमेंट का क्या नेचर है, साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है। ठीक है, कि कोऑर्डिनेशन का होना एक ऑर्गेनाइजेशन में क्यों ज़रूरी है। तो टोटल 11 चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें 8 चीज़ें मैनेजमेंट से रिलेटेड है और 3 चीज़ें कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलो पहले तो देखते हैं कि हमको इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते क्या ध्यान में रखना है। 5 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जिसमें से पहला है कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है टॉप लेवल मैनेजमेंट, तीसरा है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, चौथा है ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट और पांचवा है वर्कर्स। कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन से समझ में आता है आपको क्या है कंपनी है। टॉप लेवल मैनेजमेंट मतलब क्या होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट कहने का क्या मतलब होता है, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, चेयरमैन आता है, सीईओ आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आते हैं, जो भी डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं, जैसे परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर एक्सेट्रा। ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं, सुपरवाइजर हो गए, सबऑर्डिनेट्स हो गए, ये सारे लोग ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, और वर्कर जो काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो हमको समझने के लिए ये 5 चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी ताकि हम इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन कि मैनेजमेंट क्या की ज़रूरत आखिर कहाँ कहाँ पे पड़ती है। मैनेजमेंट की ज़रूरत हर एक ऑर्गेनाइजेशन में पड़ती है, बी इट अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कैसे, देखो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग की ज़रूरत तो पड़ती ही है, चीज़ें मैनेज करने की ज़रूरत तो पड़ती ही है। बिना मैनेज किए तो आप ऑर्गेनाइजेशन चला ही नहीं सकते, बिना किसी गोल के ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकते। तो गोल को अचीव करने के लिए भी स्ट्रैटेजीज चाहिए, उसको भी मैनेज करने के लिए लोग चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बी अ बिजनेस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब क्योंकि मैनेजमेंट की ज़रूरत हर जगह पड़ती है, इसलिए इसको यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट कहा जाता है। मैनेजमेंट की ज़रूरत आपके रियल लाइफ में भी पड़ती है, आप खुद भी मैनेज करते हो चीज़ों को। अभी नोटिस करना, सपोज आपको बिजनेस स्टडीज़ का एक चैप्टर पढ़ना है, आप अगर डिसाइड कर लेते हो ना, प्लान कर लेते हो कि आप कैसे कैसे चीज़ें पढ़ोगे, कितने देर में पढ़ोगे, कितने चैप्टर्स पढ़ोगे, तो चीज़ें ना आसान हो जाती हैं करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको एक एम मिल जाता है कि मेरे को ये करना है, इतने देर में करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मैनेजमेंट की ज़रूरत हर जगह पड़ती है। अब ये नहीं होगा तो क्या होगा, वो अनऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट होगा। ठीक है, लोगों का ना कोई डिपार्टमेंट फिक्स होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन में ना कोई बंदों को ड्यूटीज़ असाइन होंगी अच्छे से, ना तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाएंगी अच्छे से। तो ये एनवायरनमेंट जो होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में वो अनऑर्गेनाइज्ड रहेगा। दूसरा चीज़ क्या है, लैक ऑफ डिसिप्लिन होगा। एम्प्लॉयज़ का जब मन कर रहा है तब आ रहे हैं, जब मन कर रहा है तब जा रहे हैं, कोई इनको रोकने टोकने के लिए नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, डिसिप्लिन नहीं होता है लोगों में, कोई इनको रोकने टोकने के लिए नहीं है, कोई इनको गाइड करने के लिए नहीं है। तो इससे क्या होता है, अपनी मनमर्जी से करते हैं वो लोग काम। तो इसके कारण इसका जो इफ़ेक्ट आउटकम जो आता है वो होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो पाते, क्योंकि एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम ही नहीं कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव होंगे। ठीक है, अब क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो पाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं करती, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट नहीं होता है, इसीलिए
कोई भी इंडिविजुअल जो वहाँ काम कर रहा है उसकी भी ग्रोथ नहीं होती है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट ग्रो नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी कहाँ से बढ़ाएगी। ठीक है, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसके। क्या 3 कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या क्या पढ़े अपन? अनऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट रहेगा, लैक ऑफ डिसिप्लिन रहेगा, और एक क्या है कि वो लोग ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग द एनवायरनमेंट इन विच individuals work together with the aim of achieving goals effectively and efficiently। ठीक है, तो इसका काम क्या है? एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जिसमें सारे इंडिविजुअल, सारे वर्कर्स इकट्ठे काम करेंगे एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, जो कि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव होना चाहिए। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली में कहने का क्या मतलब होता है? इफेक्टिवली कहने का मतलब है कि वो जो भी गोल है टाइम पे अचीव होना चाहिए। ठीक है, टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव तैयार करो कि मेरे को इतने समय में ये काम करना है, तो उतने समय में ही आप उस हिसाब से प्लानिंग करोगे, उस हिसाब से लोगों को इंस्ट्रक्शन दोगे, उस हिसाब से फिर काम होगा, तो इफेक्टिवली काम होगा फिर आपका। अगर समय पे काम खत्म कर देते हो तो कहने का मतलब यू आर इफेक्टिव। एफिशिएंसी कहने का क्या मतलब होता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ठीक है, एफिशिएंटली काम करना बहुत ज़रूरी है। देखो, एफिशिएंटली काम करने से ना कॉस्ट रिडक्शन होता है। क्या चीज़ें बर्बाद नहीं होती हैं, तो कम चीज़ों में आप ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हो। तो इससे क्या होता है? कॉस्ट रिड्यूस होता है आपका, तो प्रॉफिट बढ़ता है अल्टीमेटली। ठीक है, प्रॉफिट कैसे बढ़ता है, चलो डिटेल में समझते हैं इसको। फॉर एग्जांपल, 100 रुपये का आपका प्रोडक्ट है जिसको बनाने का कॉस्ट आ रहा है आपको 70 रुपये। अब एफिशिएंटली और इफेक्टिवली प्रोड्यूस करके आप उसको 68 रुपये में बना पा रहे हो, 68 रुपीज़। ठीक है, 68 रुपये में आप बना पा रहे हो उसको, तो 2 रुपये कॉस्ट आपका सेव हो रहा है। तो 2 रुपये आप बाकी आपके कॉम्पिटिटर से ज़्यादा कमा पाओगे। अब आप बोलते 2 रुपये होता ही कितना है बेटे? एक स्मॉलर स्केल में देखो तो 2 रुपये कुछ नहीं होता, लेकिन लार्जर स्केल में देखो तो 2 रुपये में बहुत इफेक्ट पड़ता है। ओके, चलो आगे देखते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट आखिर क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। मैनेजमेंट आखिर क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? देखो, 5 फंक्शन परफॉर्म करती है मैनेजमेंट। पहला है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब पूछो कि ये होता है क्या है, बताओ। चलो, प्लानिंग में मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि करना क्या है, कौन करेगा और कैसे करेगा। ठीक है, ये डिसाइड करती है मैनेजमेंट। क्या डिसाइड करती है प्लानिंग में? क्या करेगा, कौन करेगा और कैसे करेगा। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है ना, ड्यूटीज़, अपन ड्यूटीज़ असाइन करते हैं कि क्या क्या ड्यूटीज़ होंगे लोगों के, क्या क्या अथॉरिटीज़ होंगी एक ऑर्गेनाइजेशन में, क्या क्या रिसोर्सेज हमको ज़रूरत पड़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। ये सारी चीज़ें हम ऑर्गेनाइजिंग में देखते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने का काम करती है। इसके बाद क्या होता है, उसके हिसाब से ही फिर रिक्रूटमेंट होता है। प्रॉपर स्किल के हिसाब से, जो भी स्किल सेट चाहिए अपने को एक ऑर्गेनाइजेशन में, अपन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उस हिसाब से अपन फिर रिक्रूटमेंट करते हैं। ठीक है, चौथा जो फंक्शन है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग कहने का क्या मतलब है? लोगों को सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना, उनको लीड करना, उनसे कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट कहने का ये मतलब नहीं होता बातचीत करना, उनको इंस्ट्रक्शंस देना, गोल के बारे में समझाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, 4 फंक्शंस पढ़े अपन का कभी। 5वां है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग कहने का क्या मतलब होता है? देखो, मैनेजमेंट क्या है ना, काम चालू करने से पहले एक स्टैंडर्ड सेट करती है कि अपने को ये काम इतने एफिशिएंसी से करना है। फॉर एग्जांपल, हमको 100 बच्चों को पढ़ाना है 1 महीने में। ठीक है, ये कर दिया हमने स्टैंडर्ड सेट। अब हम मेजर कर रहे हैं कि हम कितने बच्चों को पढ़ा पाए 1 महीने में। तो हमने देखा कि हम सिर्फ 80 बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। 80 बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, तो फिर हम देखेंगे, तो ये हमने कंपेयर किया स्टैंडर्ड से। चलो, महीने में हम 80 बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, 100 बच्चों का स्टैंडर्ड सेट किया था हमने, हम कंपेयर कर रहे हैं
कि स्टैंडर्ड हमने 100 का सेट किया था, हम पढ़ा पा रहे हैं 80, तो डिफरेंस कितने का आया? 20 का। अब हम 20 क्यों नहीं पढ़ा पा रहे? ठीक है, हम लैक कर रहे हैं कहीं ना कहीं, एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कम है। तो हम देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ लैक कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे, फिर इम्प्रूवमेंट लाएंगे अपने में कि हम क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं सो दैट 100 बच्चों को पढ़ा पाएँ। तो वो आता है टेक करेक्टिव एक्शंस के अंदर। ठीक है, 4 मेथड मैंने एक एग्जांपल से समझा दिया। स्टैंडर्ड सेट किया 100 बच्चों को पढ़ाने का, मेजर किया कि 80 बच्चों को पढ़ा पा रहा हूँ, कंपेयर किया कि 20 बच्चों को मैं कम पढ़ा पा रहा हूँ, फिर मैंने फिर से प्लानिंग करी, इम्प्लीमेंट करा चेंजेस ताकि मैं 20 बच्चों को और ले पाऊँ, 100 बच्चों को पढ़ा पाऊँ। मैंने करेक्टिव एक्शन लिया उसके बदले में। ठीक है, हमने क्या क्या 5 फंक्शंस पढ़े? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग में हम क्या डिसाइड करते हैं, हमको क्या करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा। ऑर्गेनाइजिंग में हम ड्यूटीज असाइन करते हैं, अथॉरिटीज स्टैब्लिश करते हैं, रिसोर्सेज हम प्लान करते हैं कि हमको क्या क्या चाहिए। स्टाफिंग में हम रिक्रूट करते हैं, बंदे लेके आते हैं काम करने के लिए। डायरेक्टिंग हम सुपरवाइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लीड करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं क्या क्या करना है। कंट्रोलिंग में मैंने अभी बताया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो, हमने पहले ही देखा था, पहले पेज में जब हम कंपनी टॉप लेवल्स, मिडिल लेवल्स, ऑपरेशनल लेवल देख रहे थे, वहीं मैंने आपको समझा दिया था कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। 3 लेवल्स हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और ऑपरेशनल लेवल। टॉप लेवल में कौन कौन आते हैं? BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, प्रेसिडेंट। इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? देखो, टॉप लेवल का फंक्शन क्या होता है ना, कि ये सारे डिपार्टमेंट को लेके चलता है, सारे डिपार्टमेंट को गोल समझाता है कि आपका काम क्या है, सब एकजुट मिल के काम करो। कैसे? अब देखो, फॉर एग्जांपल आपको कुछ प्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। आपको रॉ मटेरियल चाहिए तो प्रोडक्शन मैनेजर परचेज मैनेजर को बोलेगा कि भैया मेरे को ये रॉ मटेरियल चाहिए, तू ला के दे। अब परचेज मैनेजर फाइनेंस मैनेजर के पास जाएगा, बोलेगा भैया पैसे चाहिए रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके चलता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। फिर देखता है बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करता है एक टॉप लेवल मैनेजमेंट, ताकि बिजनेस सर्वाइव कर सके। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है ना, हमेशा चेंज होता रहता है, स्टैटिक नहीं रहता है बिजनेस एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, पहले ट्रेडिशनल वे में पढ़ाई होती थी, आजकल अलग तरीका हो गया पढ़ने का, ऑनलाइन पढ़ते हैं, डिजिटल पढ़ाई करते हैं लोग। तो जब अब ट्रेडिशनल वे में पढ़ाओगे ना, तो अभी स्केलेबिलिटी नहीं है उस मेथड में। डिजिटल पढ़ाओगे तो बहुत स्कोप है, बहुत सारे बच्चे पढ़ा सकते हो आप। एक क्लासरूम में कितने बच्चे पढ़ा दोगे? 50, 60, 100 मैक्सिमम। डिजिटली नो रेस्ट्रिक्शन, कितने भी बच्चे पढ़ा सकते हो आप। ठीक है, तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करने का काम होता है। तीसरा है, ये गोल्स बनाते हैं और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि उन गोल्स को कैसे अचीव किया जाए। चौथा है कि ये रिसोर्स मैनेज करते हैं, अरेंज रिसोर्सेस अरेंज करके देते हैं काम करने के लिए। ठीक है, देखते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं। मैंने बताया था आपको मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं। डिपार्टमेंट हेड्स आते हैं, जैसे परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर एक्सेट्रा। ठीक है, अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं? पहला फंक्शन होता है जो भी टॉप लेवल पॉलिसीज बनाएगा उसको इंटरप्रेट करना, उसको समझना। दूसरा चीज़ क्या है कि ये इंश्योर करेगा कि इसके डिपार्टमेंट्स में, सारे डिपार्टमेंट में नेसेसरी पर्सनल है, जितने बंदे चाहिए उस डिपार्टमेंट को उतने बंदे हैं उस डिपार्टमेंट में। फिर उसी हिसाब से उनको ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी, उनको मोटिवेट करा जाएगा ताकि वो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। फिर 5वां पॉइंट इसका ये है कि सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके चलते हैं ताकि स्मूथ फंक्शनिंग बना रहे एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब कोऑर्डिनेट करने से स्मूथ फंक्शनिंग कैसे होगा? अब देखो, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजर को प्रोड्यूस करना है तो रॉ मटेरियल चाहिए, तो परचेज मैनेजर के साथ अगर उसकी अच्छी बनती है तो डायरेक्ट जाके बोल देगा उसको कि भाई ये रॉ मटेरियल चाहिए, वो ला के दे देगा, उसको ला के देगा। परचेज मैनेजर का फाइनेंस मैनेजर के साथ भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, कैसे? रॉ मटेरियल चाहिए तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना। तो अब उसका अगर फाइनेंस मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेशन है तो ईजिली उससे ही बोल देगा कि पैसे चाहिए। तो सब के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब आते हैं ऑपरेशनल लेवल पे। ऑपरेशनल लेवल पे कौन कौन लोग आते हैं? सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट और फोरमैन। इनके क्या फंक्शन होते हैं, चलो देखते हैं। ये जो है तो वर्कर्स के एफर्ट्स को चेक करते हैं कि सही काम कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद क्या होता है कि ये वर्कर्स को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं कि उनको क्या काम करना है,
क्या काम नहीं करना है, कौन अच्छे से काम कर रहा है, कौन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ये देखते हैं ये लोग। जो नहीं कर रहा है तो उसको बताते हैं कि भाई तेरे में क्या गड़बड़ी है। जो कर रहा है उसको प्रेस करते हैं कि हाँ सही काम कर रहा है, ताकि वो बाद में और अच्छे से काम करे। तीसरा है कि क्वालिटी इंश्योर करते हैं ये कि अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस हो रही है। चौथा है कि जो भी वर्कर्स की शिकायतें हैं वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं, ताकि उनकी ग्रीवेंसेस जो भी हैं वो सॉल्व हो सके। पांचवा है कि प्रॉपर सेफ एंड प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस हो, ताकि वर्कर्स को कोई दिक्कत ना हो काम करने में। ये इनका क्या कितने लेवल्स पढ़े? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऑपरेशनल लेवल। तीनों में देखा हमने कि कौन कौन आते हैं और उनके फंक्शंस पढ़े हमने। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या पढ़े। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। लगभग 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है, जिसमें से पहला है गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स या गोल को अचीव करने में फोकस करता है। ठीक है, और गोल जो है तो स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ताकि समझ में आए कि एक्चुअल में करना क्या है। परवेसिव, मैनेजमेंट इज परवेसिव, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे पहले ही टॉपिक में बताया था, इंट्रोडक्शन है मैंने आपको। मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल कैसे है? मैनेजमेंट देखो हर 3 चीज़ों पर फोकस करती है, वर्क, पीपल और ऑपरेशन। वर्क कहने का मतलब क्या करना है, पीपल कहने का मतलब कौन करेगा, ऑपरेशन कहने का मतलब कैसे करेगा। ठीक है, चौथा है कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो मैनेजमेंट के मैंने फंक्शन बताया आपको, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये ना कंटिन्यूअसली चाहिए होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि एक टास्क खत्म हुआ उसके लिए प्लानिंग करी थी आपने, तो उसके बाद दूसरा अगर टास्क आ रहा है तो दूसरी बार प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको। तो हर बार मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। ठीक है, ये डायनेमिक फंक्शन होता है, मैनेजमेंट का डायनेमिक फंक्शन होता है। कैसे होता है? मैनेजमेंट क्या करती है ना, देखो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कभी भी स्टैटिक तो होता नहीं है, चेंज होता रहता है। उसके लिए चेंजेस लाने की ज़रूरत है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया अभी पढ़ाई का, ट्रेडिशनल मेथड में आपको कुछ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन डिजिटल मेथड में आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। उसके लिए टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगा आपको। नहीं सीखता है भैया, कोई हायर करनी पड़ेगी एजेंसी, लेकिन चेंज तो लाना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में। ये चेंज लाने में आपको हेल्प करता है मैनेजमेंट। ग्रुप एक्टिविटी, हम देखो ये फोकस करता है कि सारे ऑर्गेनाइजेशन के बंदे मिलके काम करें। एक बंदा तो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो नहीं कर सकता, इसीलिए सभी लोगों के साथ मिलके ऑर्गेनाइजेशन काम करने की कोशिश करती है। मैनेजमेंट हेल्प करता है। इनटैंजिबल फोर्स होता है, मैनेजमेंट को देखा नहीं जा सकता, उसको टच भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, हवे हवे में रहता है, सिर्फ फील किया जा सकता है इसको। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या ऑब्जेक्टिव है? 3 ऑब्जेक्टिव हैं इसके। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में 3 चीज़ें आती हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सर्वाइवल कहने का मतलब है लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस चाहिए इसको। एक ऑर्गेनाइजेशन को आप एक दिन के लिए तो बनाओगे नहीं, लंबे समय के लिए बनाओगे, तो सर्वाइवल चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को। ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट भी चाहिए होगा ऑर्गेनाइजेशन को उसको ग्रो करने के लिए। ठीक है, तीसरा है उसको ग्रोथ। ग्रोथ बोले तो एक्सपेंशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है? सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्लिगेशंस क्या क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के? एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट फेयर प्राइजेस, कंडक्ट बिजनेस इन लॉफुल मैनर। इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा क्लियर है ये। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? देखो इंडिविजुअल्स, एक ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल भी तो काम करता है ना, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? पहला है फाइनेंशियल नीड्स। फाइनेंशियल नीड में कहने का मतलब कॉम्पिटिटिव सैलरी चाहिए उसको। एक बंदा आप 50,000 में हायर किए थे, तो ऐसा तो है नहीं ज़िंदगी पर 50,000 सैलरी दोगे आप उसको। ग्रोथ तो चाहिए ही उसको। ऑर्गेनाइजेशन के ग्रो होने के साथ साथ एम्प्लॉय का भी ग्रो होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके फाइनेंशियल नीड्स होते हैं। दूसरा सोशल नीड्स। ठीक है, तो एक एम्प्लॉय को सोसाइटी में रिस्पेक्ट और रिकग्निशन भी चाहिए होता है। हायर लेवल नीड्स, उसकी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो। अब देखो एक लेवल पे क्या होता है ना, एक लेवल पे आने के बाद एम्प्लॉय को लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो। जैसा हूँ वैसा तो ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी भर रहूँगा, थोड़े स्किल और एक्वायर करेगा वो, ताकि और प्रमोट हो सके और अपर लेवल पे जा सके। ये 3 नीड्स होते हैं, फाइनेंशियल नीड्स, सोशल नीड्स और हायर लेवल नीड्स। चौथा पॉइंट इसमें यह है कि गुड और हेल्दी वर्किंग कंडीशन चाहिए होता है एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? 3 ऑब्जेक्टिव्स है इसके, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव।
ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ चाहिए इनको। सोशल ऑब्जेक्टिव में सोशल ऑब्लिगेशन फुल करने होते हैं। इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्टिव में इंडिविजुअल्स के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फाइनेंशियल नीड्स, सोशल नीड्स, हायर लेवल नीड्स, गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। 5 इंपॉर्टेंस है इसके, जिसमें से पहला है अचीव ग्रुप गोल्स। देखो, मैनेजमेंट के ग्रो होने के साथ साथ में, मैनेजमेंट के गोल्स अचीव होने के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स दोनों का ऑब्जेक्टिव गोल अचीव होना ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स दोनों भी ग्रो करें। इंक्रीजेस एफिशिएंसी, दूसरा इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट का ये है कि एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। अब एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज करता है? बाय प्रॉपरली फॉलोइंग द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रॉपरली इम्प्लीमेंटिंग द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे अपन ने अभी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। तीसरा है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एडॉप्शन ऑफ चेंज। चौथा है अचीव पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव अभी पढ़ा हमने क्या क्या होते हैं, फाइनेंशियल नीड्स, सोशल नीड्स, हायर लेवल नीड्स, गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस। तो ये कब अचीव होंगे? जब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे तो अपने आप ही पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन जब ग्रो करता है तो उसके साथ साथ उसके एम्प्लॉयज़ भी ग्रो करते हैं। पांचवा है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में कैसे हेल्प करता है? मैनेजमेंट सोसाइटी को डेवलप करने में ऐसे हेल्प करता है बाय फुलफिलिंग देयर सोशल ऑब्लिगेशंस। सोशल ऑब्लिगेशंस कहने का मतलब अभी हमने 4 पॉइंट पढ़े थे, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट फेयर प्राइजेस, कंडक्ट बिजनेस इन लॉफुल मैनर। ठीक है, ऐसे सोसाइटी भी डेवलप करती है। कैसे करती है? देखो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करेगा तो लोग बेरोजगार होंगे, बेरोजगार होंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं रह जाएगी लोगों में, और ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट अगर मिलेगी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाएगी, लोगों को ज़िंदगी थोड़ा अच्छे जिएंगे, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर पढ़ते हैं अपन नेचर ऑफ मैनेजमेंट। देखते हैं मैनेजमेंट क्या है आखिर, साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। पहले देखते हैं एज अ साइंस। साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच करते हैं कि मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करता है कि नहीं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये एप्लीकेबल है। क्यों एप्लीकेबल है? क्योंकि मैनेजमेंट का भी नॉलेज जो है तो इट इज बिल्ड बाय प्रैक्टिशनर्स ओवर अ पीरियड ऑफ। सेकेंड है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस। ये 100% एप्लीकेबल नहीं होता मैनेजमेंट। क्यों मैनेजमेंट में 100% एप्लीकेबल नहीं होता? क्योंकि मैनेजमेंट जो है तो ह्यूमन से डील करती है और ह्यूमन का बिहेवियर जो है तो अनप्रेडिक्टेबल होता है। हर एक ह्यूमन का अलग अलग बिहेवियर होता है, उसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि वो अगली बार कैसा बिहेव करेगा। इसीलिए ये ऑब्जर्वेशंस पे आप बेस्ड इसका प्रिंसिपल नहीं बना सकते। थर्ड क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होते। देखो, मैनेजमेंट यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर जगह मैनेजमेंट चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? 100% एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? अब देखो, एक बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होता रहता है, उसी हिसाब से आपको बिजनेस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी जो है तो मॉडिफाई करने पड़ेंगे। ठीक है, मॉडिफाई करना पड़ता है, इसलिए यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होता है। मैनेजमेंट एज एन आर्ट देखते हैं क्या होता है। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, चलो इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। चलो ठीक है, मैनेजमेंट में भी थियोरेटिकल नॉलेज होता है, इट इज एप्लीकेबल। सेकेंड है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। ठीक है, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल, क्योंकि हर एक मैनेजर का अपना अपना तरीका है पीपल से या चीज़ों से डील करने का। तीसरा है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। चलो ठीक है, ये भी एप्लीकेबल है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही अपने स्किल्स को इम्प्रूव करता है एक मैनेजर। ओके, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स आर्ट के फुलफिल होते हैं। मैनेजमेंट भी इसको, मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल से ये मैच करता है। तीनों प्रिंसिपल कहने का मतलब एग्जैक्ट आर्ट है। मैनेजमेंट इज एन एग्जैक्ट आर्ट बट एन एग्जैक्ट साइंस। इन एग्जैक्ट साइंस क्यों है? क्योंकि सारे कैरेक्टरिस्टिक साइंस के मैनेजमेंट से मैच नहीं करते। अब देखते हैं प्रोफेशन, मैनेजमेंट प्रोफेशन है कि नहीं, ये देखते हैं।
पहला चीज़ क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। एक प्रोफेशन में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अगर आपको एक डॉक्टर बनना है अगर, तो उसका एक पर्टिकुलर पढ़ाई होता है, स्पेसिफिक पढ़ाई होता है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वैसे ही आपको अगर मैनेजमेंट पढ़ना है तो इसका भी एक पढ़ाई होता है, स्पेसिफाइड पढ़ाई है, MBA करना पड़ेगा आपको। दूसरा है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। जिसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है डॉक्टरी की, वो डॉक्टर नहीं बन सकता। लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है कि MBA करना है एक मैनेजर बनने के लिए। एक कंपनी खोलने के लिए MBA करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, इट इज ओपन टू ऑल। थर्ड क्या, प्रोफेशनल एसोसिएशन। देखो किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए ना आपको आगे एसोसिएशन ज्वाइन करना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल एक लॉयर बनने के लिए, लॉ प्रैक्टिस करने के लिए आपको बार काउंसिल का मेंबर बनना पड़ता है। ऐसे कोई मैनेजमेंट में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स अभी तक फुलफिल नहीं कर रहा है। ये पहला तो किया लेकिन बाकी के 2 नहीं किया। तीसरा देखते हैं क्या है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ये भी 100% एप्लीकेबल नहीं है मैनेजमेंट में। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में कोई यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, जैसा मन आप वैसा चला सकते हो उसको। 5वां क्या है, सर्विस मोटिव। ये भी कैरेक्टरिस्टिक जो है तो 100% एप्लीकेबल नहीं है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट जो है तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुल अचीव करने में फोकस करती है रादर देन सर्विस मोटिव। मन करे तो कर सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई कंपल्शन नहीं है उसमें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। क्या क्या पढ़ा हमने एज एन आर्ट, एज एन साइंस, एज अ प्रोफेशन। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करे मैनेजमेंट से कि मैच करता है कि नहीं करता है। तो साइंस में देखा हमने टोटल 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें से एक फुलफिल होता है, 2 नहीं होते हैं। तो इन एग्जैक्ट साइंस कह सकते हैं अपन इसको। आर्ट में देखा हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आर्ट में भी देखे, तीनों फुलफिल होते थे मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो कैसे कहा जा सकता है इट इज़ एन एग्जैक्ट आर्ट। प्रोफेशन में देखा हमने, तो प्रोफेशन में देखा हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में सिर्फ एक ही फुलफिल हो रहा था, बाकी के 4 नहीं हो रहे थे। ये प्रोफेशन तो नहीं है मैनेजमेंट, ठीक है। हालांकि ये बढ़ रहा है अभी धीरे धीरे प्रोफेशन की तरफ, लेकिन अभी नहीं है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट खत्म हुआ यहाँ तक, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने, इंट्रोडक्शन देखा हमने, मीनिंग देखा हमने, फंक्शन देखा, लेवल देखा, कैरेक्टरिस्टिक देखा, ऑब्जेक्टिव देखा, इम्पोर्टेंस देखा और लेवल्स देखे। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन पे। कोऑर्डिनेशन होता क्या है, देखो, इट इज द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस the activities of different departments towards the achievement of a common goal। ठीक है, सीधा सीधा कहने का ये मतलब है कि सभी लोग मिलके एक गोल को अचीव करने के लिए काम करने को ही कोऑर्डिनेशन कहते हैं। मिलजुल के काम करना को ही कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन को ना एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? 2 रीज़न है इसके। पहला रीज़न ये है कि कोऑर्डिनेशन सारे मैनेजमेंट फंक्शन में यूज़ हो, कोऑर्डिनेशन का होना ज़रूरी है। सारे मैनेजमेंट फंक्शंस, हम बोलो कि फंक्शंस क्या क्या हैं, अभी पढ़ाया था ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब देखो प्लानिंग में ज़रूरत कैसे पड़ती है। प्लानिंग में ज़रूरत ऐसे पड़ती है कि जैसे आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चीज़ें प्लान करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आप अगर टीचिंग लाइन में हो तो मैन्युफैक्चरिंग तो कुछ करोगे नहीं, ठीक है। तो टीचिंग लाइन से रिलेटेड आप प्लानिंग करोगे, ऑर्गेनाइजिंग, चीज़ें ऑर्गेनाइज करोगे अच्छे से। स्टाफिंग, अब देखो फॉर एग्जांपल स्टाफिंग में कैसे होता है, आप किसी को रोल दिए कोई चीज़ का, लेकिन उसके पास वो पर्टिकुलर स्किल नहीं है, तो डुबा देगा आपको, काम करेगा ही नहीं वो। इसीलिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है यहाँ पे। जो काम आपने दिया उसको और उसके पास जो स्किल है, उसमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। चौथा चीज़ है डायरेक्टिंग। सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, तभी अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएगा वो, तभी इंस्ट्रक्शंस अच्छे से प्रोवाइड कर पाएगा। कंट्रोलिंग, आपके स्टैंडर्ड जो परफॉर्मेंस है और आपके जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, ताकि आप एफिशिएंसी ला सको अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल में कैसे ज़रूरी है, देखो टॉप लेवल को
सारे बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करके चलना पड़ेगा, सभी डिपार्टमेंट को मिला जुला के चलना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा उनसे, ठीक है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सही से इंटरप्रेट करना पड़ेगा पॉलिसीज़ को। ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट को वर्कर से कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा, अच्छे से उनको देखना पड़ेगा, उनका काम अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या शिकायतें आ रही है, क्या दिक्कत आ रहे हैं उनको। तो तीनों जगह पे, तीनों लेवल्स पे कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और ऑपरेशनल लेवल के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इंटीग्रेट्स, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स कहने का क्या मतलब है? सभी के एफर्ट्स को, सारे डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स को एक साथ लेके काम करने को इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट्स कहा जाता है, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स एक ही ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए तो काम करते हैं ना। दूसरा है एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, सारे डिपार्टमेंट्स मिलके काम करें, सारे एम्प्लॉयज़ मिलके काम करें, सारे लेवल्स मिलके काम करें, ये एंश्योर करता है, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि 4 दिन के लिए आप कोऑर्डिनेट करोगे फिर बाकी 1 महीने के लिए कोऑर्डिनेट नहीं करोगे, ठीक है। सारे कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, हर दिन आपको हर एक और डिपार्टमेंट से, हर एक एम्प्लॉयज़ के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा। परवेसिव होता है, हर जगह ज़रूरत पड़ती है कोऑर्डिनेशन की, सारे मैनेजर्स को कोऑर्डिनेट करके चलना ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। डेलिबरेट फंक्शनल, कहने का मतलब इंटेंशनल होता है। अब देखो, किसी को आप फोर्स करके तो कोऑर्डिनेट नहीं करवा सकते ना, उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी होगी तो ही अच्छे से कोऑर्डिनेट करके चलेगा, इसलिए इसको डेलिबरेट फंक्शन कहा जाता है। डेलिबरेट कहने का मतलब होता है इंटेंशनल। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। 3 इम्पॉर्टेंस हैं इसके, पहला है ग्रोथ इन साइज, दूसरा फंक्शनल डिफरेंशिएशन, तीसरा स्पेशलाइजेशन। ग्रोथ इन साइज कहने का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन होता है अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को तो वो ग्रो करती है। कैसे करती है? क्योंकि सारे डिपार्टमेंट मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में जुट जाती है, इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन का जो है तो ग्रोथ होता है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन कहने का मतलब ये होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसके सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव होंगे, सबका अलग अलग काम होगा, लेकिन गोल तो एक ही होगा। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है? प्रोड्यूस करना। परचेज डिपार्टमेंट का क्या है? परचेज करना। फाइनेंस डिपार्टमेंट का क्या है? पैसे देना। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो प्रोड्यूस करेगा उसी हिसाब से तो रॉ मटेरियल लेके आएगा ना। परचेज डिपार्टमेंट उसी हिसाब से पैसे देगा फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये सब कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। स्पेशलाइजेशन कहने का क्या मतलब होता है? डिपार्टमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनका माइंडसेट क्या होता है कि मैं स्पेशलिस्ट हूँ, मेरे को ज़्यादा नॉलेज है, मेरा जो सबऑर्डिनेट है, मेरे जो नीचे लेवल का जो बंदा है वो मेरे को इंस्ट्रक्शन कैसे दे सकता है, मैं जो बोलूँगा वही सही होगा, बाकी को मेरे को अगर कुछ सजेशन दे तो वो गलत है। तो ये ऐसा एटीट्यूड रखना गलत है, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सुपीरियर और एक सबऑर्डिनेट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सकती है, ठीक है। तो क्या क्या कोऑर्डिनेशन है इसके? ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना वीडियो देखने के लिए। कोई सुझाव हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।